ये ना देखें कि इससे तड़पने से उसे तकलीफ होती है। तकलीफ तो उसके छुरी फिरने के चंद सेकंड बाद ख़त्म हो गई है। इनकी कोशिश होती है कि सारी नालियाँ काट दें। ईद के मौके पे अपना हिस्सा कम कर लीजिए और दूसरों का हिस्सा बढ़ा दीजिए, इससे आपकी खुशियाँ बेपनाह बढ़ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मोहसिन भट्टी साहब के साथ, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। इनसे जानते हैं कि ईद का फ़र्स्ट डे कैसे मनाते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम एहसन। सर बताइएगा, ईद का फ़र्स्ट डे कैसे मनाते हैं, क्या मसरूफ़ियात होती हैं? नमाज के बाद कुर्बानी करते हैं तो क्या चीज़ लाइक करते हैं नाश्ते में? फिर देखें, हमारा यहाँ पे ज़रा डिफरेंट है दूसरे लोगों की निस्बत, क्योंकि यहाँ गाँव पे ज़रा रिवायात फ़र्क है। हमारा ये होता है कि यहाँ पे ईद की नमाज़ होती है। ईद की नमाज के बाद फ़ौरी तौर पे बस हम घर आते हैं, वालदा से मिलते हैं, बहनों से मिलते हैं और फ़ौरन फिर हम कब्रिस्तान चल जाते हैं। फिर कब्रिस्तान से वापस आते हैं तो उस वक्त तक जो कसाब है वो पहुँच चुका होता है। तो ये वो कसाब हैं जो कई दिहाइयों से हमारे साथ चल रहे हैं। फिर वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, उन्होंने फिर अपनी निगरानी में कुर्बानी करवानी होती है। और अब ये है कि चूँकि मैंने इस पे ख़ासा काम किया है और मेरी इनपुट भी शामिल होती है कि इसको हमने कितनी देर तक हमने इसको लटकाना है, इसकी आराम मगज़ की नाली नहीं काटनी, इसको प्रॉपर्ली तड़पने देना है, इसका खून ड्रेन होने देना है। उसके बाद आपने एक बकरा करना है, फिर दूसरा, फिर तो तीसरा। तो उस दौरान ये होगा कि इसका सारा वो खून, पहले वाले जो बकरे हैं उनका ड्रेन हो चुका होगा, वो ड्रेन होगा। उसके बाद इसकी जो कलेजी है वो पहले चली जाएगी, फिर वो बनेगी। उस दौरान बाकी गोश्त तैयार होएगा, फिर जो वालदा हैं वो फिर इसका गोश्त को बांटेंगी। तो ये सारा दिन ये एक्टिविटी ईद के पहले दिन तो यही चलती है। फिर उसके बाद दोपहर से फिर पकवान शुरू हो जाते हैं, फिर रात तक। फिर हर एक की अलग-अलग स्पेशल डिशेज़ हैं कि जैसे मेरी बेगम है वो कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हैं। मेरी जो बड़ी बहन है वो इसकी बोनलेस मटन की और बीफ की वो बिरयानी बहुत शानदार बनाती हैं। और इसी तरह जो मेरी वालदा हैं उनकी स्पेशलिटी है कि उन्होंने मटन की क्यूब्स लेनी है बोनलेस, और उसमें कोई भी पिसा हुआ मसाला नहीं डालना, उन्होंने कुटे हुए मसाले डालने हैं सारे। और अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। मैं भी यही आपको कहने लगा था कि मैं अभी, आप जो इतने मज़े मज़े के खाने बता रहे थे, मेरे अपने मुंह में पानी आने लग गया। आपको खिला के भेजेंगे। तो वो ये है कि फिर वो कुटा हुआ मसाला जो है उसके साथ वो बोनलेस मटन बनता है, जो हमें पूरा साल इंतज़ार होता है कि जब भी हमने जाना है तो अम्मा जी से वो बनवाना है। तो आगे पीछे भी जब गांव का चक्कर लगता है तो अम्मी से बनवाते हैं, लेकिन इस दिन की स्पेशलिटी में ये वाली डिश ज़रूर शामिल होती है। है। अच्छा, मुझे बताएं कि कलेजी एक सुन्नत है, सुबह जब आप कुर्बानी करते हैं उसके बाद कलेजी सबसे पहले खाई जाती है। कैसे पसंद करते हैं? ग्रिल हुई कलेजी पसंद करते हैं या मसाले में बनी हुई? उसमें यह है कि ये जो कलेजी है ना, हमारे घर में जो बनती है उसमें इसमें मेरी अम्मी मेथी डालती हैं हल्की सी, और इसको बड़े हल्के से मसाले के साथ इसको रखा जाता है कि वो खाई जाती है। उसको आप कांटे के साथ वैसे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ग्रिल्ड नहीं होती है, वो भुनी हुई होती है। अच्छा भट्टी साहब, मुझे बताएं कि सारा दिन मतलब इसी रूटीन में रहता है, तो गोश्त वगैरह जब बांटने जाते हैं खुद भी जाते हैं? कोई ऐसे ख़ास शख्स है जिसको गोश्त खुद देने जाते हो? नहीं, असल में ये है कि यहाँ पे रूटीन सेट है, क्योंकि जो हमारे इस गांव में जहाँ पे आप आए हुए हैं, यहाँ पे ये होता है कि हमारे 4 घर हैं, 3 से 4 घर हैं जो हमारे मेरे दादा और उनके भाई हैं, तो उनके घर हैं और उनमें सारी फैमिली, हम रिश्तेदारों की सारी ईद पे यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, और जो रिश्तेदार है वहाँ पे उन्हीं का ही बांटा जाता है। उसके बाद जो वो जो है मसाकीन, उनको भी पता है कि उन्होंने आ जाना है, उनकी तरफ भी बांटा जाना है, तो इसलिए वो इधर उधर तो जाने का होता ही नहीं है। हमारा अपना जो है वो, इसमें दायरे 3 हिस्से होंगे, तो रिश्तेदारों का भी चला गया, मसाकीन का भी चला गया और अपना भी चला गया। लेकिन अब कोशिश ये करते हैं कि मसाकीन का हिस्सा ज़्यादा कर दिया जाए, अपने लिए कम रखा जाए, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाजी है
कि हम तो अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें कि उनको ज़्यादा दे दें जो इसको बाकी साल में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सर मुझे सहाफ़ियों की लाइफ तो बहुत मसरूफ़ होती है, खुशी गम में जाना मुश्किल हो जाता है, तो कैसे मैनेज करते हैं फिर? यकीनन ऐसे ही है। और फिर यह है कि सारों को पता भी होता है कि इनकी ये प्रोफेशनल लाइफ के तकाज़े ऐसे हैं कि अगर ये फ़ौरन नहीं पहुंच सके हैं, लेट आ गए हैं, तो वो इसको टॉलरेट कर लेते हैं। उन्हें पता है कि हमारे मसाइल क्या हैं, लेकिन ज़ाहिर है जाना तो पड़ता है, थोड़ा देर से चल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मौक़े होते हैं कि जहाँ पे नहीं रहा जाता, वहाँ पे फिर हमारा जो चैनल है वो फिर उन्हें अंदाज़ा होता है, वो फिर उसको ये लोग फिर इजाज़त दे देते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि कौन सा गोश्त पसंद है, कुर्बानी के बाद कौन सा गोश्त पसंद करते हैं खाने में? देखिए ये डिपेंड करता है डिशेस पे कि अगर हमने बड़ा जानवर किया है तो उसमें अंडर कट है, ठीक। और वैसे ये है कि जो बनेगा कढ़ाई वगैरह है उसके लिए दस्ती की या रान की कढ़ाई अच्छी बनेगी। और जब हम बारबेक्यू करेंगे तो बारबेक्यू के लिए चांपें अच्छी रह जाएंगी। तो इसलिए डिपेंड करता है कि हमने डिश कौन सी बनानी है और उसमें कौन से पार्ट का गोश्त जो है वो ज़्यादा अच्छा देगा। ज़्यादा अच्छा देगा। सर हम हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नाज़रीन को यही मैसेज दूंगा कि ईद का दिन है, आज पहला दिन है आपके घर में, हर उस घर में जिसमें कुर्बानी हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो बराए मेहरबानी, आप चूँकि बाकी साल के हिस्से में भी गोश्त खाते रहते हैं, तो इस बार ईद के मौके पे अपना हिस्सा कम कर लीजिए और दूसरों का हिस्सा बढ़ा दीजिए। इससे आपकी खुशियाँ बेपनाह बढ़ जाएंगी, आपके घर में बरकतें बढ़ जाएंगी। सर मुझे बताइएगा कि कितनी देर गोश्त को फ्रीज़ कर सकते हैं, कुर्बानी के कितनी देर तक रख सकते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि बड़ी ईद पर हमें बहुत ज़्यादा मौसमी कसाब मिलते हैं जो अनाड़ी होते हैं, जिनको पता नहीं होता है। ये लोग सबसे ज़्यादा जो गलत हरकत करते हैं वो ये करते हैं कि शहरक के साथ एक जो अंदर रीढ़ की हड्डी का एक निज़ाम चल रहा होता है, उसके अंदर एक नाली होती है जो हराम मगज़ की नाली होती है, जो नर्वस सिस्टम की होती है। ये दिमाग का राब्ता बाकी जिस्म के साथ कनेक्ट करती है और पैगाम रसानी का काम करती है। जो अनाड़ी कसाब है इसको पता नहीं चलता, इसको इल्म कम होता है, ये उस नाली को भी काट देता है। ये इनकी कोशिश होती है कि सारी नालियाँ काट दें। ये उसमें वो छुरी अंदर उस हड्डी के अंदर घुसा के वो नाली निकाल के तो उसको भी काट देते हैं। अब उसका मकसद क्या होता है इनका? उसका मकसद ये होता है कि उस दिन इन्होंने चूंकि दिहाड़ी लगानी होती है, ज़्यादा मिकदार में जानवर करने होते हैं, ज़्यादा जगहों पे वादा किया होता है, तो ये कहते हैं कि बकरा जल्दी ठंडा हो जाएगा, जानवर जल्दी ठंडा हो जाएगा, यानी तड़पना बंद कर देगा। तो वो तड़पना इस वजह से बंद करता है कि वो उसका दिमाग का जिस्म से राब्ता मुनक़ता कर देते हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि जब राब्ता मुनक़ता हो गया, बकरे के जिस्म ने तड़पना बंद कर दिया, तो खून ड्रेन नहीं होता, खून जिस्म के अंदर रह जाता है। अब खून जब जिस्म के अंदर रह जाएगा वो बड़ी तेज़ी से जम जाएगा। वो जो खून वाला गोश्त है उसकी वजह से कुर्बानी के गोश्त में से एक मखसूस हमक, एक स्मेल भी आती है। दूसरी बात ये होती है कि अब जब उसके अंदर खून रह गया और जितनी आजकल लोड शेडिंग है, आपने उस गोश्त को जब फ्रीज़ करना है तो फ्रीज़ करेंगे तो उसमें ज़रा सा भी फ्रीज़र का टेम्परेचर बढ़ गया कि आपने कोई गर्म चीज़ उसमें रख दी, लोड शेडिंग लंबी हो गई, ज़्यादा बार दरवाज़ा खोला गया, अंदर टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसके अंदर चूँकि खून मौजूद था, बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो बड़ी तेज़ी से वो गोश्त ख़राब हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी एक तो अपने कसाब का इंतखाब ठीक करें, बकरे को प्रॉपर तड़पने दें। ये ना देखें कि इससे तड़पने से उसे तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ तो उसके छुरी फिरने के चंद सेकंड बाद ख़त्म हो गई है, लेकिन वो तड़पना उसका फितरी अमल है जिसकी वजह से खून जिस्म से बाहर निकलता है, वो खून बाहर निकलना चाहिए। उसके बाद फिर उस गोश्त को जो है आप अच्छी तरह धोने के बाद अपने पोर्शन साइज़ के मुताबिक उसके पैकेट बनाएं। आपके घर में अगर एक वक्त में
एक पाव गोश्त बनता है या आधा किलो बनता है, तो आधा आधा किलो के या एक एक पाव के पैकेट बना के फ्रीज़र में रखें और फ्रीज़र के नीचे वाले खाने में रखें, फ्रीज़र के ऊपर वाले खाने में ना रखें। अगर आप ऊपर वाले खाने में रखेंगे और टेम्परेचर बढ़ा, नीचे आपने बर्फ़ का प्याला रखा, आइसक्रीम रखी, दूध रखा या कोई और डेयरी प्रोडक्ट रखी, तो उसमें से खून टपकेगा और उसको नीचे कंटेमिनेट कर देगा। इसलिए उसको नीचे वाले खाने पे रखें और इसको जल्द से जल्द कंज्यूम करें। अगर तो आपने खून प्रॉपरली ड्रेन आउट कर दिया है तो आप फिर ज़्यादा देर के लिए उसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपने जब उसको पैकेट बना के रखना है तो वो गोश्त अंदर जब तक फ्रीज़र में पत्थर की तरह सख्त मौजूद है तो वो काबिल इस्तेमाल है। अगर वो नरम पड़ गया तो इसका मतलब यह है कि उसको फौरी तौर पे कंज्यूम करें। अगर वो नरम पड़े हुए भी 1-2 दिन हो गए हैं तो उस गोश्त को इस्तेमाल ना करें, उसको ज़ाया कर दें।